प्यारे बच्चों, आज की इस हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? मुझे पूरा विश्वास है कि आप स्वस्थ एवं सानंद होंगे। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण के अंतर्गत अव्यय के भेदों के भेद। मुझे ये भी विश्वास है कि आप अव्यय के ऊपर जो मैंने पहला वीडियो बनाया था उसे आप लोगों ने अच्छी तरह से देखा होगा और अव्यय तथा अव्यय के जो भेद होते हैं उन भेदों को आप भली भांति समझ गए होंगे। अब हम उन भेदों के भेद को हम समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं पुनरावृत्ति कर देता हूं। अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय अभिकारी शब्दों को कहते हैं जिनका किसी भी स्वरूप में, किसी भी रूप में लिंग, वचन, कारक और काल के हिसाब से परिवर्तन नहीं होता। यानी अव्यय का रूप परिवर्तन नहीं होता, वे उनमें विकार उत्पन्न नहीं होता, चाहे वह लिंग की दृष्टि से हो, वचन, कारक या काल की दृष्टि से हो, उनमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं होता। इनका रूप एक समान होता है, इसलिए इन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। जबकि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण का रूप परिवर्तन हो जाता है, लिंग, काल, वचन और कारक की दृष्टि से उनमें परिवर्तन हो जाता है, इसलिए संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण को हम विकारी शब्द कहते हैं। हम पहले वीडियो में समझ चुके हैं कि अव्यय के 5 भेद होते हैं। पहला भेद है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय, चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय और पांचवा है निपात। हम इन 5 भेदों को भली भांति समझ चुके हैं। अब हम सबसे पहले क्रिया विशेषण के भेदों को समझेंगे। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं आप जान चुके हैं। क्रिया की विशेषता बतलाने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे राम तेज दौड़ता है, दौड़ता है क्रिया है, उसकी विशेषता है तेज, तो इस हिसाब से तेज क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला भेद होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा भेद है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण और चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब इन 4 भेदों को हम भली भांति समझेंगे। क्रिया विशेषण के इन 4 भेदों को समझने से पहले मैं आपको 4 ककार बताता हूं। ककार, ये देखिए ककार। ये ककार कितने हैं? 4 हैं। 4 ककार हैं। कौन कौन से हैं? ये देखिए, पहला है कैसे, दूसरा है कब, तीसरा है कहां और चौथा है कितना। कैसे, कब, कहां और कितना, ये 4 ककार है। यानी ये पहला क, दूसरा क, तीसरा और ये चौथा, इसलिए इसे मैंने 4 ककार नाम दिया है। यह मेरा दिया हुआ नाम है जिससे आप इसे भली भांति समझ सकें। यानी यह क्रिया विशेषण के भेदों को समझने का यह सूत्र है। इन्हीं के आधार पर आप क्रिया विशेषण के 4 भेदों को समझ सकते हैं। क्रिया विशेषण का वह रूप जिसमें क्रिया कैसे हो रही है, इसे कहते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। राम प्रतिदिन पढ़ता है, पढ़ने का काम राम प्रतिदिन कर रहा है, यानी क्रिया का जो ढंग है, जो रीति है, वह है प्रतिदिन। क्रिया विशेषण का वह रूप जिसमें क्रिया के होने के ढंग या रीति को हम समझते हैं, वह है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति का अर्थ होता है ढंग, तो क्रिया कैसे हो रही है या यह बतलाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। राम प्रतिदिन पढ़ता है, वह रोज टहलता है, कोयल मीठा गाती है, वह ध्यान पूर्वक पढ़ता है, ध्यान पूर्वक। लापरवाही करता है, करता है क्या? लापरवाही, वह लापरवाही करता है। तो इस तरह से लापरवाही, ध्यान पूर्वक, सावधानी पूर्वक, चुपचाप, एकाएक, ये सब क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। क्योंकि क्रिया किस तरह से हो रही है, कैसे हो रही है, इसे बताते हैं। अब हम दूसरा समझेंगे कब। क्रिया कब हो रही है, यानी क्रिया विशेषण
का वह रूप जिससे यह पता चले कि क्रिया कब हो रही है उसे कहते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण यानी क्रिया कब हो रही है। उदाहरण के लिए मैं आज जाऊंगा, जाऊंगा कब, आज जाऊंगा यानी कब, तो आज। वे परसों आएंगे, आएंगे क्रिया है, उसकी विशेषता क्या है, परसों। परसों क्या है, काल है, समय है, यानी जिस काल में क्रिया हो, जिस समय क्रिया हो उसे कहते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। यानी क्रिया कब हो रही है, क्रिया विशेषण का वह रूप जिसमें यह पता चले कि क्रिया कब हो रही है, क्रिया का समय पता चले, क्रिया का काल पता चले, उसे कहते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। वह आज आएगा, आएगा की विशेषता क्या है, आज। तो कल, आज, परसों, नरसों, ये सब क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण है। अब, तब, अब आऊंगा, वह तब आएगा, तो अब तब भी कालवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि इससे क्रिया कब हो रही है समय का पता चलता है। इसके बाद एक तीसरा है कहां। क्रिया विशेषण का वह रूप जिसमें क्रिया कहां हो रही है उसका पता चले उसे कहते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। यानी कहां, इसका मतलब स्थान, क्रिया किस स्थान पर हो रही है उसे कहते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। उदाहरण के लिए मैं यहां आऊंगा, यहां आऊंगा स्थान है यहां। मैं वहां जाऊंगा, जाऊंगा की विशेषता वहां, यहां, वहां। मैं अंदर गया, गया की विशेषता है अंदर, अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, यहां, वहां, सर्वत्र। ये सब क्या है, ये सब स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि स्थान को बता रहा है। क्रिया कहां हो रही है उस स्थान को बताया जा रहा है, तो क्रिया जहां हो रही है उस स्थान को जो बताता है उसे कहते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। उसके बाद अंतिम है क्रिया विशेषण का वह रूप जिससे यह पता चले कि क्रिया कितनी हुई है, क्रिया की मात्रा का पता चले, क्रिया के परिमाण का पता चले, उसे कहते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण इसका अर्थ होता है मात्रा, तो क्रिया कितनी हुई है उसका पता क्रिया विशेषण के जिस रूप से पता चलता है उसे कहते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। उदाहरण के लिए ज्यादा बोलो, बोलो कितना, ज्यादा बोलो। राम कम बोलता है, बोलता है कि विशेषण क्या है, कम। बोलता है क्या क्रिया विशेषण है, कम। तो कम क्या है, परिमाण को दिखा रहा है। वह ज्यादा बोलता है, वह कम बोलता है, वह अधिक खाता है, वह अधिक बोलता है, वह कम सुनता है। तो ये सब क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि ये क्रिया के परिमाण को दिखाते हैं। तो इस तरह से आप क्रिया विशेषण के चार भेद को भली भांति समझ सकते हैं। क्रिया कैसे हो रही है, क्रिया कब हुई, क्रिया कहां हुई और क्रिया कितनी हुई। इसे हम जब समझेंगे तो हम क्रिया विशेषण के चार भेदों को भी भली भांति समझ जाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप क्रिया विशेषण के इन चार भेदों को भली भांति समझ गए होंगे। इन चार प्रकार को आप याद रख लीजिए, कैसे, कब, कहां और कितना। इससे आप भली भांति क्रिया विशेषण के चार भेदों को समझ सकते हैं। अब अव्यय का दूसरा भेद है संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय पहले वीडियो में इसको भली भांति हम समझ चुके हैं, यहाँ इसके कुछ रूप को समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लें कि संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं। तो वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम का संबंध दूसरे शब्दों से जो दिखलाता है उस अव्यय को कहते हैं हम संबंध बोधक अव्यय। राम के पीछे श्याम खड़ा है, यहाँ राम है और श्याम है, के पीछे जो है राम और श्याम को जोड़ रहा है, तो के पीछे क्या है, संबंध बोधक अव्यय है। संबंध बोधक अव्यय के 9 रूप होते हैं। पहला स्थानवाचक संबंध बोधक अव्यय, काल सूचक संबंध बोधक अव्यय, दिशा सूचक संबंध बोधक अव्यय, साधन सूचक संबंध बोधक अव्यय, विरोध सूचक संबंध बोधक अव्यय, कारण सूचक संबंध बोधक अव्यय, संबंध सूचक संबंध बोधक अव्यय और तुलना सूचक संबंध बोधक अव्यय
तथा समानता सूचक संबंध बोधक अव्यय। ये जो रूप हैं, इन रूप से ही आप इन भेदों को भली भांति जान सकते हैं और समझ सकते हैं कि संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। आपको बस मैं इतना समझा दूं कि संबंध बोधक अव्यय में हमेशा के लगता है। के पीछे, के नीचे, के ऊपर, की ओर, की तरफ, के अंदर, के बाहर, यहां के लगता है। अगर के न लगे तो वो क्या हो जाएगा, तो क्रिया विशेषण हो सकता है। पीछे क्रिया विशेषण, के पीछे संबंध बोधक अव्यय, के नीचे संबंध बोधक अव्यय, केवल नीचे, नीचे क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो इस तरह से आपको समझ जाना है। स्थानवाचक, जिस संबंध बोधक में स्थान का बोध हो उसे कहते हैं स्थानवाचक संबंध बोधक अव्यय। जैसे के बाहर, राम घर के बाहर, राम घर के अंदर है, वह मैदान के बाहर है, श्याम मैदान के बाहर है, मैदान के बाहर है। क्या है, यहां स्थान को बता रहा है। मैदान स्थान है, उसके बाहर, तो उसके बाहर भी एक स्थान है, तो उसके बाहर है, मैदान के बाहर है, स्थान को दिखाया गया। मैं घर के अंदर हूं, मैं घर के अंदर हूं, यानी घर के अंदर, तो स्थान दिखाया जा रहा है, स्थान को बतला रहा है कि मैं घर के अंदर हूं। घर क्या है, स्थान है, तो जहां स्थान को बतलाए वहां होता है स्थानवाचक संबंध बोधक। इसमें के बाहर, के भीतर, के ऊपर, के नीचे, इन सबको दिखाया जाता है। इसके बाद है काल सूचक। काल मतलब समय, जो संबंध बोधक अव्यय समय को दिखलाए उसे कहते हैं काल सूचक संबंध बोधक अव्यय। इसमें क्या है, के बाद, राम के बाद श्याम आया, काल को दिखाया। राम के बाद, राम गया, उसके बाद श्याम आया, राम के बाद श्याम आया। दिनेश के पहले मोहन था, दिनेश के पहले मोहन था, के पहले, इसमें भी काल को दिखाया गया है। इसी तरह है दिशा बोधक, जो दिशा को दिखलाए। जिस संबंध बोधक अव्यय में दिशा को बतलाया जा रहा हो वहां होता है दिशा बोधक या दिशा सूचक संबंध बोधक अव्यय। इसमें क्या है, की ओर, राम पूर्व की ओर जा रहा है, यहां पूर्व की ओर जा रहा है, जा रहा है पूर्व की ओर, तो पूर्व की ओर जा रहा है, पूर्व दिशा की ओर दिखाया रहा है। यहां दिशा को दिखाया जा रहा है। मैं पश्चिम की ओर जा रहा हूं, मैं पश्चिम की तरफ जा रहा हूं, यानी पश्चिम दिशा की ओर दिखाया जा रहा है, पश्चिम दिशा को बता रहा है, यानी यहाँ दिशा सूचक है, दिशा को बताया जा रहा है। इसी तरह साधन सूचक, के द्वारा, के सहारे, राम वाहन के द्वारा बाजार जा रहा है, वाहन के द्वारा, वाहन के द्वारा, यहां वाहन क्या है, साधन है, सहारा, वाहन के द्वारा। मैं डस्टर के द्वारा या डस्टर के सहारे लिख रहा हूं, मैं डस्टर के सहारे मिटा रहा हूं, मैं चौक के सहारे लिख रहा हूं, तो चौक के सहारे, चौक क्या है, लिखने का सहारा है, लिखने का साधन है। मैं डस्टर के सहारे मिटा रहा हूं, यानी डस्टर के द्वारा मिटा रहा हूं। डस्टर क्या है, मिटाने का साधन है ना। तो इस तरह से जहां साधन को दिखाया जाए वहां होता है साधन सूचक संबंध बोधक अव्यय। इसी तरह विरोध, जहां एक का विरोध किया जा रहा हो, जिस संबंध बोधक अव्यय में विरोध किया जा रहा हो, एक शब्द का दूसरे में विरोध किया जा रहा हो, वहां पे होता है विरोध सूचक संबंध बोधक अव्यय। राम के विपरीत श्याम है, तो राम के विपरीत श्याम है, राम के विपरीत कौन है, श्याम है, राम के विपरीत श्याम है। मैं पुस्तक के विपरीत या पुस्तक के अलावा संगीत सुनता हूं, यहां पुस्तक के अलावा संगीत सुनता हूं, यानी संगीत और पुस्तक दोनों में विपरीत बात को दिखाया गया है, विपरीतता बताई जा रही है। इसी तरह है कारण, जहां कारण दिखाया जाए तो उसमें क्या होता है, के कारण, के मारे, राम के कारण श्याम बाजार नहीं गया, राम के कारण श्याम बाजार नहीं गया। मैं बीमारी के मारे उठ नहीं पा रहा, क्या क्या, बीमारी के मारे, यहाँ
कारण बताया जा रहा है। मैं बीमारी के मारे उठ नहीं पाया। मैं उठ क्यों नहीं पाया? बीमारी के मारे। राम के कारण श्याम बाजार नहीं जा सका। श्याम बाजार नहीं जा सका राम के कारण। तो यहाँ कारण बताया जाता है। इसी तरह संबंध सूचक संबंध बोधक अव्यय है, वो है के साथ, के समेत, राम के साथ श्याम घर जा रहा है। इसी तरह तुलना, जहां तुलना की जाती है। तुलना सूचक संबंध बोधक अव्यय क्या है? जहां एक शब्द की तुलना दूसरे शब्द के साथ की जाती है। जैसे की अपेक्षा, राम की अपेक्षा श्याम बुद्धिमान है। राम की अपेक्षा श्याम बुद्धिमान है। श्याम बुद्धिमान किसकी अपेक्षा? तो राम की अपेक्षा। तो राम और श्याम में तुलना की जा रही है और यह बतलाया जा रहा है कि राम की अपेक्षा श्याम बुद्धिमान है। ठीक उसी प्रकार समानता, जहां समानता दिखलाई जा रही है। समानता सूचक संबंध बोधक अव्यय में एक शब्द की समानता दूसरे शब्द के साथ की जाती है, समानता दिखाई जाती है। उसमें के समान, के बराबर, के समान, के बराबर शब्द आते हैं। राम के समान श्याम ही है, यानी राम और श्याम दोनों बराबर है। राम के समान श्याम ही है। राम के बराबर दिनेश नहीं हो सकता, यानी दिनेश राम की बराबरी नहीं कर सकता। राम के बराबर दिनेश नहीं हो सकता। तो इस तरह से हमने क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अव्यय को समझा। 3 अव्यय और हैं। वे 3 अव्यय हैं समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय और निपात। इन तीनों को हम अगले वीडियो में समझेंगे। पहले वीडियो में हमने अव्यय के विषय में समझा, अव्यय के 5 भेदों के विषय में समझा। दूसरे वीडियो में जो अभी आप देख रहे हैं, इसमें हमने क्रिया विशेषण को समझा और संबंध बोधक अव्यय को समझा। अब जो तीसरा वीडियो होगा उसमें हम विस्तार से समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय और निपात को समझेंगे। आप तीनों वीडियो भली भांति देखिए। तीनों वीडियो को जब आप देखेंगे तब अव्यय को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अव्यय के इन 2 भेदों को भली भांति समझ चुके होंगे। इनसे संबंधित यदि कोई भी प्रश्न आएगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप उसका उत्तर आप दे सकते हैं। धन्यवाद।